डाउन सिंड्रोम क्या होता है? जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज़ किसे कहते हैं? क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान जब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें अक्सर ये वर्ड सुनने को मिलते हैं। तो आज मैं इसके बारे में ही आपसे बात करूंगी। देखिए, हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी होती है। हर एक सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र जिसे कहते हैं। इन क्रोमोसोम्स में जीन्स यानी कि डीएनए सीक्वेंस होता है, जिसे हम एक तरह से मान के चलें कि एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि कुछ एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हमारी बॉडी को मिलती हैं, जो ये डिसाइड करता है कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होगा और हमारी मेंटल ग्रोथ कैसी रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी की टोटल फंक्शनिंग हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम आम भाषा में समझें कि कोई भी इंसान कैसा दिखता है, उसका स्किन का कलर कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, उसकी आईज का कलर कैसा है, उसके बाल कर्ली होंगे या कैसे होंगे, और उसकी बॉडी की जो इनर फंक्शनिंग है वो किस तरह से होगी, ये सारा डिसाइड होता है आपकी जीन्स के ऊपर, यानी कि आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। देखिए, हर हमारे बॉडी सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में होते हैं, और इसके कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स। हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं। एक कॉपी आती है मदर से और एक कॉपी आती है फादर से। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कुछ इस तरह से दिखते हैं जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। जो 23rd नंबर का क्रोमोसोम होता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि वो क्रोमोसोम ये डिसाइड करता है कि जो बेबी अंदर माँ के गर्भ में पल रहा है वो लड़का होगा या लड़की। अगर सपोज 23rd क्रोमोसोम में दोनों क्रोमोसोम्स X हैं, यानी कि XX है, तो वो बच्चा लड़की होगी। अगर वो क्रोमोसोम XY हैं तो वो बच्चा जो है वो बॉय होगा, यानी कि लड़का होगा। अब देखिए, जो क्रोमोसोम्स में जो जीन्स जिसे मैंने आपको बताया कि जो एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को हम जीन्स कहते हैं, तो ये जो जीन्स हैं ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं हर एक क्रोमोसोम के अंदर। अब अगर इन जीन्स में किसी भी तरह का चेंज आ जाता है तो उसे हम जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी बोलते हैं। और अगर जो ये मैंने आपको क्रोमोसोम्स बोले जो कि 46 होते हैं, अगर इनमें किसी भी तरह का कोई चेंज आ जाता है तो उसे हम क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर सपोज क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई चेंज आ जाए, सपोज 46 की जगह पर क्रोमोसोम कम होकर 45 रह जाए, या एक क्रोमोसोम बढ़ जाए तो ये 46 से 47 हो जाए। और इसके अलावा अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे हम क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी बोलते हैं। अब इनमें से जो एक कॉमनेस्ट क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है वो है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब अगर किसी भी एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज की बजाय 3 कॉपीज हो जाए तो उसे हम 3 यानी कि तो उसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। अब जो कॉमन क्रोमोसोम्स जिनकी 3 कॉपीज हो सकती हैं वो है क्रोमोसोम नंबर 21, क्रोमोसोम नंबर 18 एंड क्रोमोसोम नंबर 13। तो इसे हम ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18 एंड ट्राइसोमी 13 बोलते हैं। अब इनमें से भी जो कॉमनेस्ट है वो है ट्राइसोमी 21, जिसे कि डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान हम जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, चाहे वो मदर के ब्लड टेस्ट हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड है, उन सब में जो हमारा एम होता है वो ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट करने का होता है। हम इतनी डाउन सिंड्रोम की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो डाउन सिंड्रोम है वो एक बहुत ही कॉमन क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है, जो कि आप लगाइए कि हर 800 से 900 बच्चों में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का हो सकता है। अब आप देखिए, हर रोज़ कितने बच्चे पैदा होते हैं, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर बॉर्न डेली। अब अगर 800-900 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का होगा तो आप सोचिए कितने बच्चे डाउन सिंड्रोम के पैदा होते हैं। सबसे पहले तो डाउन सिंड्रोम होता है जब 21 नंबर के क्रोमोसोम पे, यानी कि 21 नंबर क्रोमोसोम की 2 की बजाय 3 कॉपीज होती हैं, तो इसे हम इसीलिए ट्राइसोमी 21 कहते हैं। अब जो डाउन सिंड्रोम के बेबीज होते हैं उनमें बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि ये नॉर्मल बच्चों से डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, यानी कि इनकी जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है वो नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट होती है। जैसे कि जो इनके फिजिकल फीचर्स हैं वो एक बड़े टिपिकल से रहते हैं, जैसे इनकी हाइट कम होती है, एक इनका जैसे फ्लैट फेस होता है, सिर का साइज छोटा होता है, जो आईज हैं उनका अपवर्ड स्लांट होता है, हियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, और इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है। इनके जो माइलस्टोन्स हैं, बच्चा कब चलता है, हंसता है, बोलता है, ये सब माइलस्टोन्स इनके डिलेड होते हैं।
और कई केसेस में जो डाउन सिंड्रोम के बच्चों में हार्ट प्रॉब्लम्स, उनकी इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम्स और भी बहुत तरह के स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जो डाउन सिंड्रोम है उसका देखिए एक स्पेक्ट्रम होता है। किसी बच्चे में बहुत थोड़े से सिम्टम्स हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम के, और किसी बच्चे में बहुत सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन जो मेन समझने वाली बात है कि इन बच्चों को बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत होती है एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। इनको एक डिफरेंट स्कूल में डालना पड़ता है क्योंकि वो कई बार नॉर्मल बच्चों के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, और इनको बहुत तरह की फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, तो एक बहुत मतलब जो सपोर्ट सिस्टम है इनके लिए चाहिए होता है। तो किसी भी पेरेंट्स के लिए डाउन सिंड्रोम के बेबी को ब्रिंग अप करना बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को एक अर्लीस्ट स्टेज में अगर पता लग जाए कि बेबी को डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है कि नहीं, सो दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन अबाउट द प्रेगनेंसी। अब देखिए जो डाउन सिंड्रोम बेबी है, अब ये किसी भी प्रेगनेंसी में हो सकता है। कि पहले कहते थे कि जैसे 35 ईयर्स से ऊपर अगर मदर है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसमें डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट अदरवाइज दिस कैन हैपन एट एनी एज। तो इसलिए सभी मदर्स को हम स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफर करते हैं कि जिसमें कि अल्ट्रासाउंड और कुछ एक ब्लड टेस्ट होते हैं, जिनसे कि हमें ये आइडिया लगता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने का चांस है कि नहीं। अगर किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट में हाई रिस्क आ जाता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे को 100% डाउन सिंड्रोम है। क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके बेस पर हम कभी भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की सलाह नहीं देते हैं। उसके बाद हमेशा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है कि मदर को हम एक इन्वेजिव टेस्ट की तरफ या एक और NIPS करके टेस्ट होता है उसकी तरफ गाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के अल्ट्रासाउंड में क्या फाइंडिंग्स हैं, या मदर की एज कितनी है, या ब्लड टेस्ट के जो हार्मोन्स हैं उनके नॉर्म्स क्या हैं। तो इन सब स्क्रीनिंग टेस्ट में जैसे कुछ फॉल्स पॉजिटिव रेट भी रहता है, कि यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर एक टेस्ट की लिमिटेशंस हैं कि वो आपको एक लिमिट तक बता सकता है। कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट 100% ये नहीं बताता है कि बेबी में प्रॉब्लम है कि नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ एंड स्पेशली डाउन सिंड्रोम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।